जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 12वीं कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदर्श उत्तरों की जानकारी लेकर आए हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम जिन आदर्श उत्तरों की जानकारी आपको यहाँ देने वाले हैं, यह माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम में दिए गए आदर्श उत्तर हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यह आपका राजनीति शास्त्र विषय का बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है, और जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक 2 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा 16 से 19 तक 3 अंक वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक हैं, और यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर लिखने की शब्द सीमा है 120 शब्द। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है तीसरा, 10 दिसंबर को। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है चौथा, रियो डी जेनेरो। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। यहाँ पर सही उत्तर है तीसरा, डी के बरुआ ने। द बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यहाँ पर सही उत्तर है चौथा, 1917 में। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? यहाँ पर सही उत्तर है चौथा, चीन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो यहाँ पर सही उत्तर है दूसरा, हैग। यह अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र का इंग्लिश वर्जन। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा, भारत की विदेश नीति के जनक खालिस्तान हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिक्किम राज्य सन खालिस्तान में बना, सन 1975 में। भारतीय जनता पार्टी एक खालिस्तान दल है, राष्ट्रीय दल। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग खालिस्तान है, सुरक्षा परिषद। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन खालिस्तान में हुआ, 1953 में। और स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी की जोड़ी हम बनाएंगे तीसरा, 1968 से। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार की जोड़ी चौथा, सन 2012। शिमला समझौता की जोड़ी 2, 1972 से। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण की जोड़ी पांचवा बिंदु, सन 1974। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना छठवां, 1945 से। और वैश्वीकरण की जोड़ी पहले विकल्प 1991 से। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? उत्तर, दुग्ध उत्पाद। गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इंदिरा गांधी ने। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? उत्तर है 12। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर सन 2001 को। विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं वैश्वीकरण। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई? उत्तर है सन 1951 में। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, असत्य। मंडल आयोग का संबंध ओबीसी आरक्षण से है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, सत्य। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, सत्य। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए हैं, सत्य। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, असत्य। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, सत्य। विद्यार्थियों, अभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी दी,
यह उत्तर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दी गई मार्किंग स्कीम यानी आदर्श उत्तर से लिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव सन 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए सम्मेलन में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात की गई। इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला यानी वर्चस्व का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है। अथवा में प्रश्न है, भारत के किस राज्य को 7 बहनें कहा जाता है? तो उत्तर है पूर्वोत्तर राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? तो उत्तर है 90 का दशक गठबंधन की राजनीति का युग है, जिसमें अनेक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं, जिसका आधार कुछ मुद्दों पर सहमति के साथ मिलकर सरकार चलाना होता है। अथवा में प्रश्न है, मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखिए। तो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं, पिछड़ी जातियां जो रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं, और पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल आयोग द्वारा की गई। प्रश्न क्रमांक 8, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। प्रश्न क्रमांक 9, मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? उत्तर है मानवाधिकारों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, अल्पसंख्यकों या मूल निवासियों के अधिकार। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। तो उत्तर है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ है देश की सुरक्षा। इसमें देश की बाहरी हमलों से सुरक्षा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का आशय उन संसाधनों से है जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जैसे हवा, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी का वायुमंडल, समुद्र और अंतरिक्ष आदि। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता विश्व में तापमान बढ़ता है जो जनजीवन के लिए खतरा है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के द्वारा विकिरित ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म रहता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता होने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसके कारण ध्रुवों पर बर्फ पिघलने का खतरा पैदा हो गया है। प्रश्न क्रमांक 11, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? उत्तर है वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का एक ग्राम में बदलना, जिसके अंतर्गत विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक गतिविधियां तीव्र गति से विश्व को प्रभावित करती हैं। अथवा में प्रश्न है, वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो वैश्वीकरण के कारण तेज गति से सूचनाओं का आदान प्रदान होना और दूसरा पूंजी का तेज प्रवाह। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है भारत में योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। 12 का अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया और दूसरा सिंचाई सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। बड़े बांधों का निर्माण देश में किया गया। प्रश्न क्रमांक 13, शिमला समझौता किसे कहते हैं? सन 1971 के भारत पाक युद्ध की समाप्ति के पश्चात 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य शांति स्थापना था। 13 का अथवा भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन। प्रश्न क्रमांक 14, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में देश को निम्नलिखित 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ, इसके पश्चात देश आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था और देश को इस स्थिति से उबारना यह बड़ी चुनौती थी। दूसरा, मानसून की असफलता से देश में सूखे और खाद्यान्न संकट से निपटना। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है सिंडिकेट किसे कहते हैं? तो उत्तर है सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी भूमिका
महत्वपूर्ण थी। प्रश्न क्रमांक 15, नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी में पुलिस थाने से 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व मार्क्सवादी नेता चारू मजूमदार ने किया। धीरे धीरे यह आंदोलन तेजी से भारत के अन्य राज्यों में भी फैल गया, जिसे नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा प्रेस की आज़ादी पर रोक, प्रेस सेंसरशिप क्या है? तो उत्तर है 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हुई, जिसमें सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले वे सरकार की अनुमति लें। प्रमुख समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने इसका तीव्र विरोध किया। प्रश्न क्रमांक 16 है आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो आपातकाल के परिणाम: सरकार विरोधी आंदोलन और हड़तालों पर रोक। दूसरा, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। बड़ी संख्या में राजनीतिक विरोधियों को जेलों में बंद कर दिया गया। यह जो प्रश्न है ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं, तो आपको 3 बिंदु लिखने के पश्चात इनका वर्णन भी करना है। अगर आप तीनों बिंदुओं का वर्णन करते हैं तो आपको पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए। आपातकाल के सबक: भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। दूसरा, आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दें। और तीसरा, आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। 3 बिंदु लिख करके उनका वर्णन करने पर आपको पूरे 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 17, सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो उत्तर है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम: शीत युद्ध की समाप्ति, हथियारों की होड़ की समाप्ति और विश्व में अमेरिकी महाशक्ति का वर्चस्व स्थापित हुआ। 3 बिंदु लिख करके इनका संक्षिप्त वर्णन करने पर पूरे 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के कारण: सोवियत अर्थव्यवस्था लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। दूसरा, सोवियत संघ में उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी उत्पन्न हुई। तीसरा है सोवियत संघ ने अपने संसाधनों को पूर्वी यूरोप के देशों पर खर्च किया, जिससे सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव बढ़ा। प्रश्न क्रमांक 18, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण: चीन अपने पड़ोसी देशों से आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। चीन की विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, राजनीतिक प्रभाव और भौगोलिक स्थिति उसे मजबूत बनाते हैं। और तीसरा, 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। आसियान विजन 2020 ने टकराव के स्थान पर बातचीत को महत्व दिया है। दूसरा, क्षेत्रीय समस्याओं से निपटने के लिए नियमित रूप से वार्षिक बैठक का आयोजन किया है। और तीसरा, आसियान ने एशिया की आर्थिक शक्ति चीन और भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया है। प्रश्न क्रमांक 19, राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। दूसरा, लोकतंत्र कायम रखने की चुनौती। और तीसरा, विकास की उस नीति को अपनाना जो संपूर्ण समाज का कल्याण करने वाली हो। तो तीनों बिंदुओं को लिखकर उनका वर्णन करने पर पूरे 3 अंक दिए जाएंगे। अथवा में प्रश्न है सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत की आज़ादी के पश्चात देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के पत्र को सहमति पत्र कहते थे। इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। प्रश्न क्रमांक 20, सिक्किम का विलय को समझाइए। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं और इनका उत्तर 120 शब्दों में लिखना है। तो सिक्किम का विलय, इसको बिंदुवार हम देखें। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, अर्थात तब वह भारत का अंग तो नहीं था पर पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। दूसरा, सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था। सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर वहां के राजा दोंग्याल के पास थी। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। लेप्चा भूटिया भी भारत के समर्थक थे। दोंग्याल विरोधी दोनों समुदाय ने भारत सरकार से मदद मांगी, भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव
1974 में हुआ। इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सहप्रांत बनाने की कोशिश की। इसके बाद अप्रैल 1975 में प्रस्ताव पारित कर भारत में विलय की घोषणा हुई। जनमत संग्रह किया गया जिसमें विधानसभा प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। 20 का अथवा है, पूर्वोत्तर राज्यों के 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए। पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष राज्यों से अलग पड़ गए। यह क्षेत्र विकास में पिछड़ गया। दूसरा, इस क्षेत्र की संचार व्यवस्था कमजोर है। तीसरा, स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है। चौथा, भारत के अन्य राज्यों या अन्य देशों से आए लोगों से यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों में कमी का खतरा अनुभव करती है। प्रश्न क्रमांक 21, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। सार्क संगठन के उद्देश्य हैं, सार्क दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तीसरा, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के मध्य शांति सहयोग को बढ़ावा देना और दक्षिण एशिया में झगड़ों और हिंसा को समाप्त करना सार्क का उद्देश्य है। अथवा में प्रश्न है, दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो दक्षिण एशिया की जो विशेषताएं हैं, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर दक्षिण एशिया बनाते हैं या दक्षिण एशिया कहलाते हैं। इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक अनूठेपन से भरा हुआ है। और चौथा है, दक्षिण एशिया के देशों में भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणाली जैसे लोकतंत्र, सैनिक शासन, गणतंत्र, राजतंत्र एक साथ देखा जा सकता है। तो ऐसे 4 विशेषताएं लिखकर उनका थोड़ा वर्णन करें। शब्द सीमा 120 शब्द है, आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 22, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 4 कार्य लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं, मतभेदों और विवादों को बातचीत से हल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सह अस्तित्व की नीति के आधार पर अधिकांश विवादों का निराकरण करते हैं और विश्व की चुनौतियों का मिलकर सामना करते हैं, जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि। तो ऐसे 4 बिंदु लिख करके उनका वर्णन करने पर पूरे 4 अंक मिलेंगे। 22 का अथवा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 कार्य हैं, विश्व से युद्ध के खतरे को टालना, दूसरा शांतिपूर्ण तरीकों से झगड़ों का निपटारा, तीसरा विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाना और चौथा निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 कार्य लिखकर उनका वर्णन करने पर पूरे 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए। भारत और चीन के मध्य मतभेदों के कारण, भारत चीन के मध्य सीमा विवाद, दूसरा भारत पर चीनी आक्रमण 1962, तीसरा चीन का तिब्बत पर नियंत्रण और चौथा भारत के पड़ोसी देशों को गुपचुप सैन्य मदद। तो ऐसे 4 बिंदु लिख करके इनका वर्णन करने पर पूरे 4 अंक मिलेंगे। 23 का अथवा में प्रश्न है, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषताएं बताइए। गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषताएं, सैन्य गुटों से दूर रहने की नीति, चूंकि उस समय विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। एक ध्रुव का नेतृत्व सोवियत संघ और दूसरे का अमेरिका कर रहा था। भारत ने दोनों ही गुटों से दूर रहते हुए तटस्थता की नीति को अपनाया। दूसरा, महाशक्तियों की गुटबंदी से दूर रहने की नीति। तीसरा, गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत। और चौथा, भारत का समग्र विकास के लिए गुट निरपेक्षता को अपनाना आवश्यक। तो ऐसे 4 बिंदु लिख करके और उनका विस्तार करने पर पूरे 4 अंक मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में दी गई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र और बोर्ड द्वारा जारी आदर्श उत्तर यानी मार्किंग स्कीम की जानकारी आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पुनः पूछे जाएं। तो आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए मां साहब जी आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।